वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे और 11th क्लास की एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन में सैटेलाइट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में सीखा। अभी हम बात करेंगे सैटेलाइट की एनर्जी की। सैटेलाइट में कितनी तरह की एनर्जी होती है, तो आप ओपन कर सकते हैं पेज नंबर 195 और यह है आर्टिकल 8.10। मैं हूं विवेक तापड़िया, आपका टीचर, और यह है चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। तो यूजिंग इक्वेशन 8.35 जिसका जिक्र हमने किया था लास्ट लेक्चर में, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन ए ऑर्बिट विद स्पीड v इज। तो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ जो नोटेशन है ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये सबस्क्रिप्ट में जी कुछ नहीं है। तो इट इज के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जैसे कि हम जानते हैं। और जब हम v की वैल्यू उसमें डाल देते हैं, सैटेलाइट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो v की वैल्यू डालने पर ही एक्सप्रेशन हमें मिलता है g छोटा m बड़ा m सबस्क्रिप्ट e जो कि मास ऑफ अर्थ है अपॉन twice of Re plus H. So this is the expression for kinetic energy. Then considering gravitational potential energy at infinity to be zero, reference अगर हम infinity पर ले लें तो potential energy जो है distance r plus h यानी small r पर from the center of earth वो हो जाएगी minus g mm upon r plus h. काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं पॉजिटिव है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो भी नहीं सकती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ही है। However, in magnitude, the kinetic energy is half the potential energy. तो टोटल एनर्जी डेफिनेटली वो बाउंड स्टेट में रहेगा, और सिचुएशन एग्जैक्टली वही है जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो वो बाउंड स्टेट में रहता है। सो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो हमें मिलती है जी एम एम अपॉन 2r। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल के की टर्म्स में लिखना चाहूँ, कैपिटल के इज ए कांस्टेंट, और चलो ठीक है, कैपिटल के कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी k बाई 2 होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी k बाई 2 या k मान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी k होगी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी -2k। तो ऐसे सिचुएशन में टोटल एनर्जी बनेगी -k। तो ये इस तरह का एक रिलेशन होता है जो एटॉमिक मॉडल के लिए भी वैलिड है, प्लानिटरी मॉडल के लिए भी वैलिड है, और ये जो सैटेलाइट वाला मॉडल है इसके लिए भी वैलिड है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन circularly orbiting satellite is thus negative, with the potential energy being negative but twice is the magnitude of the positive kinetic energy. ऐसा होता है when the orbit of satellite becomes elliptic, both the kinetic energy and potential energy vary from point to point. तब बदलेंगी। अभी तो हमने सर्कुलर मान के सारा ट्रीटमेंट किया है। The total energy which remains constant is negative as in the circular orbit case. This is what we expect. ऐसा हम देख रहे हैं। Since as we have discussed before, if the total energy is positive or zero, the object escapes to infinity. तो सैटेलाइट तो इन्फिनिटी पे चले जाएगा अगर टोटल एनर्जी जीरो कर दी जाए। इसका मतलब सैटेलाइट को एस्केप कराने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी उसकी नेगेटिव में उतनी ही अगर पॉजिटिव दे देंगे तो एस्केप कर जाएगा। जैसा प्रीवियस लेक्चर में मैंने जिक्र किया था, आपसे बताया था कि √2 टाइम्स अगर हम कर देते हैं वेलोसिटी को, यानी एनर्जी बढ़ा देते हैं 41.4% से, तो एस्केप कर जाएगा। Satellites are always at finite distance from the Earth and hence their energies cannot be positive or zero, इसलिए नहीं हो सकती जीरो। एग्जाम्पल देखते हैं 8.8। 400 किलो का सैटेलाइट है, इज इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, उसमें घूम रहा है, रेडियस 2re यानी 6400 किलोमीटर का डबल अबाउट द अर्थ। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4re। दूर भेजना है उसको, दूर भेजना है, तो एनर्जी जो है नेगेटिव में कम होगी यानी कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। व्हाट आर द चेंजेस इन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, वो भी हमें बताने। तो हमने क्या किया, इनिशियल एनर्जी देखा। इनिशियल एनर्जी जो है वो है -gm अपॉन 2 ऑफ 2re यानी 4re, ट्वाइस ऑफ 2re, क्योंकि नीचे 2 का फैक्टर तो पहले ही था। और फाइनली ये हो जाएगी -gmm अपॉन 8re। द चेंज इन द टोटल एनर्जीज वो निकालेंगे चेंज, तो EF माइनस EI सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो जो डिफरेंस जो है 1/4 में से 1/8 गया, तो वापस 1/8 टाइम्स ही बचता है। सो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह का, हमने आर ई से ऊपर मल्टीप्लाई किया, आर ई से डिवाइड किया, तो
तो हम इस तरह से उसको रीअरेंज करके लिखते हैं। ऐसा क्यों किया? एक तो क्या है कि जीएम को जी आर स्क्वायर लिख देंगे और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, या जीएम अपॉन आर स्क्वायर को पूरे को ही हम लिख देंगे स्मॉल जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने ऐसा किया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं स्मॉल जी की 9.81, चेंज निकालना था हमको, तो स्मॉल जी की वैल्यू आ गई, मास की वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई अपॉन 8। ये स्मॉल एम किसका मास है? सैटेलाइट का मास है 400 kg। सो व्हाट वी गेट 3.13 into 10⁹ जूल। इतना चेंज एनर्जी में करना पड़ेगा। द काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस्ड एंड इट मिमिक्स डेल्टा ई, नेमली डेल्टा के इक्वल टू के एफ माइनस के आई इक्वल टू -3.13 into 10⁻⁹ जूल। वहां पर जो है काइनेटिक एनर्जी में इतना चेंज आया। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस द चेंज इन द टोटल एनर्जी, नेमली डेल्टा वी से अगर हम दिखा रहे हैं पोटेंशियल को तो वी एफ माइनस वी आई, इसका दुगना हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो ये राउंड ऑफ करके किया है 0.13, ये 0.125 था एक्चुअल में, तो ये 0.25 आ गया। तो आप समझ गए होंगे रिलेशन मेंटेन रहता है डिफरेंस के साथ भी, कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है, टोटल एनर्जी के बराबर होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है, काइनेटिक एनर्जी की डबल होती है। अब हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट। सैटेलाइट कितनी तरह के? तो मेनली दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। एक वो जो जियो स्टेशनरी, जैसा नाम है वैसा ही है, फिजिक्स बहुत आसान है बच्चों, जो टर्म्स होती हैं उनका जो मीनिंग होता है वही मीनिंग होता है। तो जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहेगा उसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी, और जो पोलर ऑर्बिट में घूमेगा उसको बोलेंगे पोलर सैटेलाइट। An interesting phenomena arises if in we arrange the value of Re plus H such that uh, in formula, I am missing a फिर term, capital T equation 8.37 becomes equal to 24 hours. R plus H की जगह R डाल देंगे तो 24 घंटे आ जाता है। If the circular orbit, okay, let's get back to equation 8.37. 8.37 में अगर टाइम पीरियड 24 आवर्स डालेंगे, इफ वी अरेंज द वैल्यू ऑफ आर प्लस एच की वैल्यू इस तरह से अरेंज करें कि टाइम पीरियड 24 आवर्स आ जाए, तो एच की जो वैल्यू आती है यहाँ से कैलकुलेट होकर लगभग 36,000 किलोमीटर आएगी बच्चों। इफ द सर्कुलर ऑर्बिट इज इन द इक्वेटोरियल प्लेन, ये कंडीशन है, इक्वेटोरियल प्लेन में होनी चाहिए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, सच ए सैटेलाइट हैविंग द सेम पीरियड एज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे वो सैटेलाइट भी घूमेगा, चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा दोनों के बीच में। आपको पता हो तो डिश एंटीना जो हम छत पे लगाते हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडिकेट करते हुए रहते हैं, फिक्स डायरेक्शन में, और वो सैटेलाइट से सिग्नल ले रहे होते हैं। तो अगर सैटेलाइट की पोजीशन चेंज हुई तो डिश एंटीना को भी घुमाना पड़े हमें। तो सैटेलाइट की पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होनी चाहिए। कौन सा सैटेलाइट? जो कम्युनिकेशन में काम आ रहा है, जियो स्टेशनरी। इक्वेटोरियल प्लेन में इसको लगाते हैं। अब द अर्थ सच ए सैटेलाइट हैविंग द सेम पीरियड एज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस would appear stationary viewed from a point on earth। जैसे ध्रुव तारा एक ही जगह से दिखता है, एक ही जगह दिखता है। Re plus H for this purpose works out to be large as compared to Re। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाता है? 35,800 किलोमीटर, जो मैंने रफली बोला था 36,000 किलोमीटर। For T equal to 24 hours, H works out to be 35,800 किलोमीटर, which is much larger than R। रेडियस ऑफ अर्थ 6,400 तो बहुत ज्यादा है। Satellites in a circular orbits around the earth in the, बच्चों ये आपको अपने आप पढ़ना है, ब्लू बॉक्स जो है इंडियाज लीप इनटू स्पेस, ये आप ही के पढ़ने के लिए, ऐसे जानकारी के लिए, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन विद टी इक्वल टू 24 आवर्स आर कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ऐसे सैटेलाइट्स को हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। क्लियरली सिंस द अर्थ रोटेट्स विद द सेम पीरियड, द सैटेलाइट वुड अपीयर फिक्स्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द अर्थ। तो एक ही जगह दिखाई देगा। It takes very powerful rockets to throw up a satellite to such large heights। इतनी दूरी तक, जितना दूर ले जाना है उतनी ज्यादा एनर्जी उसमें चाहिए above the earth। But this has been done in view of the several benefits of many practical applications। बहुत सारे फायदे उसके हमने डिस्कस भी किया था। रिमोट सेंसिंग तो पोलर सैटेलाइट करते हैं, पर ये जो इक्वेटोरियल कम्युनिकेशन में पूरा यही काम आ रहे हैं, चाहे टेलीविजन चैनल चलाने की बात हो, चाहे मोबाइल चलाने की बात हो,
It is known that electromagnetic waves above a certain frequency are not reflected from ionosphere. Radio waves used for radio broadcast, which are in the frequency range 2 MHz to 10 MHz, are below the critical frequency. तब तक तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर आ जाती हैं, जैसे हमारे रेडियो पे शॉर्ट वेव बैंड, या हम बात करें एफएम की, तो एफएम में एंटेना टू एंटेना डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाता है। ये पहले 12th क्लास में था बच्चों, कम्युनिकेशन सिस्टम में वहां आप पढ़ते थे सारा। They are therefore reflected by the ionosphere. Thus, radio waves broadcast from an antenna can be received at points far away where the direct wave fail to reach on account of the curvature of the earth. सीधे सीधे नहीं जा पाती. Waves used in television broadcast or other forms of communication. टेलीविजन में वैसे भी सिग्नल जो है 100 से 200 मेगाहर्ट्ज का यूज किया जाता है, जिनको आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है. Have much higher frequencies and thus cannot be received beyond the line of sight. तो बीच में जो अर्थ का कर्वेचर आ जाएगा, एंटेना टू एंटेना भी डायरेक्ट नहीं जा पाएगा सिग्नल. अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ घर की छतों पर गोल एंटेना लगे होते हैं. ये गीगा हर्ट्ज में सिग्नल भेजते हैं और ये सिग्नल एंटेना टू एंटेना डायरेक्ट जाता है कुछ किलोमीटर तक भी. जैसे आपने एक जगह कैमरा लगा दिया, अब कैमरा का जो व्यू है वो देखना है कंट्रोल सेंटर पे, कंट्रोल रूम जो बना रखा है वहां देखना है, और दूरी 10-12 किलोमीटर है, तो वायर लाइन नहीं बिछाते हैं आजकल. ये सब वायरलेसली होता है. कैमरा के साथ वो एंटेना लग जाएगा जो गीगा हर्ट्ज में सिग्नल भेजेगा, और कंट्रोल रूम के ऊपर भी एक एंटेना लग जाएगा. दोनों के बीच में विजिबल पाथ होगा, डायरेक्ट स्ट्रेट विजिबल पाथ होगा. अब अगर इस दूरी को और बढ़ाएं तो जो अर्थ का कर्वेचर है, बैंड होने की वजह से विजिबल पाथ अवेलेबल नहीं हो पाता, तो वो सिग्नल इस तरह से ट्रांसमिट बहुत ज्यादा दूरी के लिए नहीं हो पाएगा. वही बात यहाँ पे पैराग्राफ में की गई है. Thus cannot be received beyond the line of sight. उसी को line of sight communication भी कहते हैं. A geostationary satellite appearing fixed above the broadcasting station can however receive these signals and broadcast them back to a wide area on earth. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक विजुअल दिखाया था, एक फोटो दिखाया था. इसमें एक छतरी से जो है सिग्नल ऊपर भेजा जा रहा था, उसको बोल रहे थे अपलिंकिंग. दूसरी छतरी जो सेटेलाइट में लगा होता है डिवाइस, ट्रांसपॉन्डर, ट्रांसपॉन्डर उसको रिसीव कर रहा था, अंदर फिर एम्पलीफाई करता है, फिर वापस नीचे भेजता है, उसको बोलते हैं डाउन लिंकिंग. तो दूसरी छतरी उसको रिसीव कर रही थी. The INSET group of satellite sent up by India are one such group of geostationary satellites widely used for telecommunication in India. ये ऑर्बिट्स दिखाएं बच्चों. पोलर ऑर्बिट है ये वाले, और ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट है. A polar satellite is strip on Earth's surface shown shaded is visible from the satellite during one cycle. For the next revolution of the satellite, the Earth has rotated a little on its axis so that an adjacent strip becomes visible. इस तरह से स्कैनिंग होती है अर्थ के डिफरेंट एरियाज की with help of polar satellite. Another class of satellites are called the polar satellite. फिगर जो आपने अभी अभी देखी, these are low altitude, बहुत नीचे होते हैं अर्थ की सरफेस के पास. H equivalent to 500 to 800 किलोमीटर पे होते हैं ये. कुछ कुछ बुक्स में 900 किलोमीटर भी डेटा दिया जाता है, बट दे गो अराउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में घूमते हैं. वेयर एज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. अर्थ ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रहे हैं. सिंस इट्स टाइम पीरियड इज अराउंड 100 मिनट. आपको पता हो तो अर्थ की रेडियस के बराबर अगर मानते हैं हम, t इक्वल टू 2 ऑफ r बाय h से वो हमने कैलकुलेट किया था 84.6 मिनट आया था. तो उससे थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पर है. इट क्रॉसेस एनी एल्टीट्यूड मेनी टाइम्स अ डे. जासूसी में भी काम आता है. However, since its height h above the earth is about 500 to 800 kilometer, a camera fixed on it can view only small strips of the earth in one orbit. यानी हमें एक से ज्यादा सैटेलाइट करे चाहिए होंगे पूरे अर्थ को स्कैन करने के लिए. Adjacent strips are viewed in the next orbit so that in effect the whole earth can be viewed strip by strip during the entire day. पर साइमल्टेनियसली अगर ऑब्जर्व करना है तो आपको ज्यादा सैटेलाइट लगाने होंगे. These satellites can view polar and equatorial regions at close distances with good resolution. Information gathered from such satellites is extremely useful for remote sensing. Remote sensing है ना, दूर से ही फोटो खींच के पता लगा लेना. Remote sensing meteorology
एज वेल एज फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ द अर्थ, ये काम आएगा। तो बच्चों हमने सैटेलाइट्स के बारे में पूरा पढ़ा। अब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल और रह जाता है, वेटलेसनेस, उसको समझते हैं। आर्टिकल 8.12, व्हाट इज वेटलेसनेस? कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम छोड़ते हैं तो वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से नीचे आता है। सैटेलाइट भी एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की तरह है, तो फिर वो अर्थ की सरफेस पर क्यों नहीं पहुंचता? बिकॉज ऑफ द अर्थ कर्वेचर, हम ऐसा कह सकते हैं। वो चक्कर लगाने लगता है और चक्कर लगाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से प्रोवाइड होता है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट। तो वेटलेस कब हो जाएगा? जैसे लिफ्ट की रस्सी काट दी जाए, लिफ्ट की जो स्ट्रिंग है उसको काट दिया जाए तो लिफ्ट गिरेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से। तो लिफ्ट में जो पर्सन खड़ा है, अगर वो एक वेइंग मशीन पे खड़ा है, तो बच्चों वेइंग मशीन जो है जीरो रीडिंग दिखाएगी, यानी लिफ्ट का फ्री फॉल जब हो रहा होगा उस समय वो वेटलेस फील करेगा जो पर्सन उस पे खड़ा है वेइंग मशीन पे। वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर ओन वेट when we stand on a surface, since the surface exerts a force opposite to our weight to keep us at rest. The same principle holds good when we measure the weight of an object by a spring balance hung from a fixed point. Example, the ceiling. The object would fall down unless it is subjected to a force opposite to gravity. ठीक बात है। इमेजिन करके देखिए सिचुएशन। This is exactly what the spring exerts on the object. This is because the spring is pulled down a little by gravitational pull of the object, and in turn the spring exerts a force on the object vertically upwards. Now imagine that the top end of the balance is no longer held fixed, छोड़ दिया जाए उसको, to the top ceiling of the room. Both ends of the spring as well as the object move with identical acceleration g. इसी को कहते हैं free fall. The spring is not stretched and does not exert any upward force on the object, which is moving down with acceleration g due to gravity. The reading recorded in the spring balance is zero, since the spring is not stretched at all. सैटेलाइट में ये स्थिति होती है। सैटेलाइट भी एक मुक्त रूप से गिरती वस्तु की तरह, और सैटेलाइट में जो एस्ट्रोनॉट है अगर कोई, या स्पेसशिप में, वो भी मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की तरह, इसलिए वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता या ग्रेविटी नहीं होती। If the objects were a human being, he or she will not feel his weight. इस पे एक मजेदार सवाल बनता है कि एक चोर जो है चोरी करके निकलता है दूसरी मंजिल से, वो कूदता है, तो चोरी का जो सामान है अगर वो अपने कंधे पर लादा हुआ है बैग में, तो उसकी समझदारी किस बात में है कि कंधे पे लादे लादे ही कूद जाए, या सामान को अलग फेंके कि कूदते वक्त उसका वजन नहीं बढ़ जाए, या जस्ट जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले वो बैग को अलग कर दे। तो आप सोच सकते हैं इस बारे में, सिचुएशन के बारे में, कि किस केस में वो सबसे ज्यादा होशियार कहलाएगा, सबसे ज्यादा चोट से बच पाएगा, चोट कम से कम लगेगी उसको दूसरी मंजिल से अगर उसको कूदना है। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट वर ए ह्यूमन बीइंग, ये हमने देखा। Thus, when an object is in free fall, it is weightless, and this phenomena is usually called the phenomena of weightlessness. In a satellite around the Earth, every part and parcel of the satellite has an acceleration towards the center of the Earth, which is exactly the value of Earth's acceleration due to gravity. उस स्थिति में है ना, एट दैट पोजिशन, यानी कि 9.8 है, वहां पर नहीं है, हाइट पर 9.8 से कम हो जाता है। Thus, in the satellite, everything inside it is in a state of free fall. This is just as if we were falling towards the earth from a height. Thus, in a manned satellite, यानी जिसमें आदमी को भी भेजा गया है, people inside experience no gravity. वो gravity free feel करते हैं। Gravity for us defines the vertical direction, and thus for them there are no horizontal or vertical direction. So satellite में जाने के बाद यानी weightlessness की state में दिशा का ज्ञान भी नहीं हो सकता, किधर जा रहे हैं, कौन सी दिशा हॉरिजॉन्टल है, कौन सी वर्टिकल है, वो मीनिंगलेस हो जाता है क्योंकि हवा में तैर रहा है इंसान। ऑल डायरेक्शंस आर द सेम। पिक्चर्स ऑफ एस्ट्रोनॉट्स फ्लोटिंग इन ए सैटेलाइट रिफ्लेक्ट शो दिस फैक्ट। तो बच्चों ये चैप्टर हमने खत्म कर लिया है इसकी थ्योरी को। तो नेक्स्ट वीडियो में समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर, और फिर हम इसकी डिटेल में चलेंगे कंपटीशन प्रोफाइल पर, और फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद
कंपटीशन प्रोफाइल वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग।